अगर यह उनके पास गुण नहीं है तो कितना भी पैसा आएगा, उसका फ्लो अगर बाहर की तरफ होगा तो हालत खराब होनी है। ऐसे ही पंचायती राज संस्थाएं, आप याद करिए, ये सब हमारी नींव है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा विजन दिया गया है देश को 2047, भारत के यानी 140 करोड़ भारतीयों के सपने का भारत, मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जहां पर हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान अपनी लहलहाती हुई फसलों को देख करके झूमता हुआ दिखाई दे, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके, हर कारीगर अपनी कारीगरी पर गौरव की अनुभूति कर सके। ऐसा भारत, उस भारत के निर्माण की दिशा में शुरुआत कहां से होनी है? सबसे छोटी इकाई से, ग्राम पंचायत। हमारी नगर निकाय, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात करें और अपने गांव की बात न करें, नगर की बात न करें, ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके लिए उन्हें वित्तीय प्रबंधन के गुण सिखाना, कैसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन का परिचय देकर के हम अपने यहां अपनी यूनिट को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे हम उसे स्मार्ट बना सकते हैं। ये इंटरनल ऑडिट के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका वहां पर हो सकती है। कभी कभी ऑडिटर जो होते हैं ना, वो कभी कभी स्वयं भी मनमाना करने लगते हैं, उससे बचना, सही को सही, गलत को गलत, और उनको सही सुझाव भी देना, क्या उनको करना है, कैसे कर सकते हैं, आय और व्यय में संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये सभी बातों को बेहतर तरीके से अगर आप बता पाएंगे तो नींव हमारी मजबूत होगी, और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी तो विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं। और यह कार्य आपका है, यही दायित्व है, इसी की आपको ट्रेनिंग मिलनी है। आपने देखा होगा ये 500 जो लेखा परीक्षक चयनित हुए हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ने, किसी ने भी सिफारिश नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं। मैं मंच पे जो 2 लोग शाहजहांपुर के थे उनको इसलिए बोल रहा था क्योंकि वित्त मंत्री उन्हीं के क्षेत्र के थे, लेकिन वित्त मंत्री को भी नहीं पता होगा कि हमारे शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति का चयन हो रहा है, क्योंकि वो उतना गोपनीय होता है, किसी को नहीं पता होता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि मुझे भी नहीं पता होता है, वित्त मंत्री को भी नहीं पता होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वित्त को भी नहीं पता होता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय तरीके से, ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाती है। आप सब 500 लोग यहां बैठे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया, उसके चेयरमैन यहां बैठे हैं। आप में से कोई जानता भी नहीं होगा कि ये चेयरमैन है, और उनके नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को उसी के तहत वो किया गया, संपन्न किया गया, और परिणाम है आज आपको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। क्या जितने भी अभ्यर्थी रहे होंगे, जो भी एप्लीकेंट रहे होंगे, उन सबको लगा कि हां, प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। जब प्रक्रिया पारदर्शी है
तो किसी को कंप्लेंट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। जब किसी को कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो न्यायालय को स्टे करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 17 के पहले ऐसा नहीं था। देखिए 17 के पहले होता क्या था, कोई परीक्षा होनी है, वो कोई भी हो, नीट के नाम पर जो उस समय की यहां पे मेडिकल की परीक्षा मेडिकल इंट्रेंस की होती थी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती थी, या किसी भी अन्य कोई भी नियुक्ति से जुड़े हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या पुलिस भर्ती की कोई भी परीक्षा होती थी, सबसे पहला तो काम क्या होता था, पेपर बनते समय ही वो लीक हो जाता था। जो बचा रहता था वह चाचा भतीजे की जोड़ी पूरी कर देती थी। कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं थे, हर एक जगह से कुछ ना कुछ सोची जाती थी। और बाकी जो कुछ बचता था तो भाई चेयरमैन तो सबके बॉस हो गए, तो उस पूरा की पूरी वो कहता था कि अगर फलानी जगह से इतनी सूची आई तो उसका 10 गुना मैं भी कर लेता हूं। होता क्या था, 50 सीट होती थी, वो पता लगा कि 75 लोगों को भर्ती कर दे रहे हैं। अब फिर वो भी एक नया विवाद, फिर कोर्ट को स्टे करना होता था। सफर कौन करता था? यूपी का नौजवान सफर करता था, यूपी का नौजवान। आज आपने देखा होगा इस परीक्षा में हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर मजहब से जुड़े हुए लोग यहां चयनित होकर के आए। हमारे तो गोरखपुर का भी एक सरदार नौजवान ऑडिट बना है, गोरखपुर का है। लखनऊ की एक बेटी का चयन हुआ है, वो मुस्लिम है। भेदभाव किसी के साथ नहीं, वो योग्य है, उसका चयन होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और यही सरकार की कसौटी होती है, यही सरकार की कसौटी है कि योग्यता को सम्मान देना, योग्यता के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना जिससे वो आगे बढ़ सके। हमारी जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति है, लेकिन हमारी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी है। और हर योग्य व्यक्ति को बिना भेदभाव के योग्य प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो आगे बढ़ सके, उसके मार्ग के बैरियर को हटाना इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार ने उस कार्य को यहां पर संपन्न किया है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अभी आपको जो उपदेश खन्ना जी दिए, इसीलिए उन्होंने दिया है क्योंकि उनको भी जूझना पड़ता होगा वित्त विभाग में एक लंबे समय से मंत्री होने के नाते। और हमारे सबसे बुजुर्ग विधायक भी हैं। शाहजहांपुर के लोगों ने 9 बार से उनको विधायक चुना है। एक लंबा अनुभव उनके पास, लंबा अनुभव। मैं धन्यवाद दूंगा शाहजहांपुर के लोगों को, क्योंकि उनके इस अनुभव का लाभ शाहजहांपुर को मिलता है। और उनकी सक्रियता, 5 दिन कहीं भी रहें लखनऊ में या प्रदेश के अंदर कोने में, लेकिन शनिवार रविवार के दिन तो शाहजहांपुर जरूर पहुंच जाते हैं। मैं कल भी देख रहा था, कल भी वो शाहजहांपुर में थे। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा भी खन्ना जी अभी शाहजहांपुर में कल शाम को मैं देख रहा था, आज कार्यक्रम में कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अभी सुबह मैंने जब जानकारी ली तो पता लगा खन्ना जी पहुंच चुके हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं। उन्होंने जो बात कही अपने अनुभव पर आधारित कही, और उन्होंने जो बात कही है कि किसी लोभ लालच में आए बगैर
आपको उस संस्था, व्यक्ति से महत्वपूर्ण संस्था होती है। एक व्यक्ति को बचाने के लिए हम ग्राम पंचायत के साथ, स्थानीय निकाय के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उसमें हजारों और लाखों लोगों का हित जुड़ा होता है। अगर व्यक्ति गलत किया है तो उसके खिलाफ आपको लिखना चाहिए, और नहीं किया है बिना किसी दबाव में उस कार्य को गलत तरीके से भी नहीं रेखांकित करना चाहिए, और अपने सुझाव भी देने चाहिए कैसे ठीक हो सकता है। सही तथ्य, ऑडिट सही हो, इसकी बड़ी भूमिका होती है। यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन को और वित्तीय अनुशासन को आगे बढ़ाने में एक मदद कर सकता है, स्थानीय स्तर पर लोगों को और प्रभावी बना सकता है।